So we were going with our basic fundamentals, semiconductors, is that it? So हम लोग वहीं से शुरू करेंगे आज भी. कुछ जो क्लासेस मिस हुआ है, जो नए सितंबर के बैच है, नेटवर्क थ्योरम और नेटवर्क एनालिसिस और बेसिक कॉन्सेप्चुअल कुछ क्लासेस है, वो हम फिर से रिपीट करेंगे. और जो एग्जिस्टिंग बैच के लड़के हैं वो भी उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि और बेटर तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, है ना. जितना बार सुनोगे उतना बार कुछ ना कुछ नया दिमाग में आएगा, वो गारंटी है. क्योंकि आज भी अगर कोई लेक्चर मैं देखता हूँ या फिर कोई नया किताब पढ़ता हूँ, उसमें जब कुछ चीजें लिखी होती है तो लगता है कि अच्छा इस चीज को तो हमने वैसा सोचा था, ये तो वैसा नहीं है, ऐसा है ना. तो वही सारी चीजें है, उस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर घुस जाए. सो हमने सेमीकंडक्टर शुरू किया था, और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हाँ, इंट्रिंसिक मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर. और प्योर सेमीकंडक्टर क्या मिलता है हमको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. क्यों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को ही प्रेफर करते हैं, उस चीज को भी हमने देखा था. और हमने देखा था कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें से एनर्जी गैप के ऊपर बेस करके हम कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर डिफाइन करते हैं. तो हमने देखा था कि गैप एनर्जी कितना होना चाहिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, 0.1. गैप एनर्जी कितना होना चाहिए सेमीकंडक्टर मटेरियल, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तब हम इसको सेमीकंडक्टर बना सकते हैं. अगर किसी भी मटेरियल का एनर्जी गैप जो है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है तो सेमीकंडक्टर बना सकते हैं. अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो इंसुलेटर बनेगा, और अगर 0 है, ओवरलैप है, तो वो कंडक्टर बनेगा, है ना, कंडक्टर बनेगा. सो फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप कितना होता है, ईजी कितना होता है फॉर सिलिकॉन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.1 इलेक्ट्रॉन. कितने टेम्परेचर पे होता है, 300 केल्विन. एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन. और 1.21 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो. एंड फॉर जर्मेनियम इट वाज 0.72 and 0.78 at 0 डिग्री. कार्बन के लिए 5 to 6 होता है, इसीलिए कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये हमने देखा था. इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर होता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं. ये डोपिंग क्यों करते हैं, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेते हैं लेकिन उसमें क्या करते हैं, फिर से डोपिंग करते हैं. क्यों डोपिंग करते हैं बताओ, इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं. इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, क्यों करते हैं सर? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. यस. सो डोपिंग इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी. तो हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं. और डोपिंग किस टाइप का मटेरियल से होगा, या तो ट्राइवेलेंट मटेरियल से होगा या पेंटावेलेंट मटेरियल से होगा. तो अगर ट्राइवेलेंट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावेलेंट मटेरियल ऐड कर रहे हो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. एग्जैक्टली. सो हमने देखा था कि ये पीरियोडिक टेबल में से जो मेटेलॉइड्स होते हैं मैक्सिमम होते हैं मेटल्स, और जो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक सारे मेटल्स हैं. उसमें से पहला 2 ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं, थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक वो होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स. और ग्रुप 13, 14, 15 में हमको देखने को मिलता है मेटेलॉइड्स, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, मेटेलॉइड्स है. कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या फिर इधर जाओ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स है. तो इसी में हमने देखा था कि ग्रुप 14 एलिमेंट जो है, या फिर ग्रुप 4 भी बोल सकते हो, ग्रुप 4A, ग्रुप 4 एलिमेंट जो है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसमें ट्राइवेलेंट होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 13 में, ग्रुप 15 में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स.
और इन्हीं को हम मिक्स करते हैं डोपिंग के लिए, तो सेमीकंडक्टर बनता है। अब हमने ये भी देखा था कि ये सारे के सारे जो ग्रुप 14 में है या फिर ग्रुप 4 में है, तो ये फोर्थ ग्रुप में जितने एलिमेंट है सबके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। लेकिन उसमें से हम क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही प्रेफर करते हैं? उसका कारण हमने बताया था कि कार्बन तो इंसुलेटर हो गया, लेकिन बाकी जितने सारे मेटल्स है, लेड हो गया, तो ये सारे क्या है आपके सेमीकंडक्टर ये, लेकिन कॉस्टली मटेरियल है, बहुत ही रेयर केस में ये लोग मिलते हैं अर्थ में, तो यूज भी करते हैं हम लोग, है ना। जैसे SnS, PbS, लेड सल्फाइड, ये सब सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और इनका सेमीकंडक्टर में यूज भी होता है, लेकिन बहुत कम। तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। अब बात आती है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में से सिलिकॉन को क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्या सिलिकॉन का कंडक्टिविटी ज्यादा है जर्मेनियम से? सिलिकॉन को प्रेफर करने का कारण क्या है? Is it due to conductivity? Availability. So conductivity is inversely proportional to your gap energy. Okay. This conductivity is inversely proportional to your gap energy. तो गैप एनर्जी अगर हमने देखा था तो सिलिकॉन का गैप एनर्जी आपका जर्मेनियम से ज्यादा है, 1.1 है रूम टेम्परेचर में, और जर्मेनियम का 0.7। तो कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? जर्मेनियम का कंडक्टिविटी, जर्मेनियम का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, लेकिन हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। उसका कारण हमने बताया था कि कुछ पैरामीटर, एडिशनल पैरामीटर, जैसे थर्मल लिमिट 100 डिग्री होता है जर्मेनियम का, तो सिलिकॉन का होता है 200 डिग्री। आपका रेटिंग्स अगर देखें, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग या फिर पावर रेटिंग, तो सब में सिलिकॉन इज बेटर। अवेलेबिलिटी के मामले में जर्मेनियम इज मीडियम और सिलिकॉन तो भरा पड़ा है। तो इसीलिए हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन जर्मेनियम, ठीक है। और तो देखे थे हमने एनर्जी का, तो दिस थिंग वाज देयर, और हमने देखा था कि कंडक्शन बैंड है, ये तो हुआ। अच्छा, तुम लोगों को जो मैं बता रहा था अभी, मैंने स्क्रीन शेयर किया था, स्क्रीन No, शेयर sir. किया था। सर स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ, चलो ठीक है। Anyways, ये आसान सी बातें थी, वाली बातें नहीं थी। अच्छा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके। सर सबको म्यूट कर दीजिए, नॉइज म्यूट, हाँ। सेमीकंडक्टर में और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दिखाएंगे, ताकि क्योंकि जो एक नए नए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो आगे समझने में। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि चार्ज कहाँ से आता है। चार्ज एटम से आता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऐड करते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन सेम होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg होता है और मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.6 into 10⁻27 kg होता है। और अगर हम 1 कूलम चार्ज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि 6.232 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। और एटॉमिक नंबर हमने बोला था, एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। न्यूक्लियस का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। एंड अगर हमने देखा था कि एक एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर कोई भी एटम होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयनाइज्ड एटम बनता है, आयन बनता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वो निगेटिवली चार्ज्ड एटम बनेगा, तो आयनाइज्ड एटम, तो आयन हम बोलते हैं उसको। और फिर हमने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक देखा नहीं था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर पकड़ लो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कहीं पे भी, वो कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के ऊपर होगा ना, कोई भी एक मीडियम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं? तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पकड़ लो ये प्लास्टिक का अगर पेन है, और हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि अगर इसको मैं किसी कपड़े पे घिस देता हूँ तो क्या होता है, ये चार्ज होता है और वो पेपर्स को खींचता है ना? तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज क्या क्या टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? तो देयर आर 2 बेसिक वेज कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कोई बताएगा क्या है? एक होता है non-uniform or discontinuous Charge. uniform or charge. यस, यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कब होता है? अगर उसका शेप, अगर कंडक्टर है और उसका शेप अगर ऐसा है कि एक साइड में छोटा है, मोटा है, तो जो जहां पे आपको शार्प एज मिलेगा उधर जाके कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा आपको चार्ज का, ठीक है? तो शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर एक स्फीयर लेते हैं और वहां पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का, तो उसमें क्या होगा, चार्ज एक जगह पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है? जमा हो जाएगा मतलब जहां पे रखेंगे वहीं पे रहेगा, है ना? और यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बोलते हैं चार्ज का, तो क्या होता है कि हम 3 टाइप से बोल सकते हैं। नंबर 1, लीनियर चार्ज Linear डिस्ट्रीब्यूशन। charge. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? किसी भी एक रिंग के ऊपर या फिर किसी भी एक वायर के ऊपर, मेटल वायर है, मेटल रिंग है, तो वहां पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली होगा, है ना? तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर एक पतला लाइन है जिसका विड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है, हम पकड़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे अगर किसी एक सरफेस पे आप चार्ज पकड़ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा कैटेगरी होगा वॉल्यूम चार्ज, कि अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम पकड़ते हो, सो एक स्फीयर ले लिया और स्फीयर पे पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज इन स्फेरिकल कंडक्टर या फिर चार्ज इन कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड ए स्फेरिकल इंसुलेटर, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे क्या, ठीक है? तो अगर चार्ज इन ए स्फेरिकल क्या कहते हैं इसको, स्फेरिकल कंडक्टर या इंसुलेटर पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम है, इसका अंदर से लेके बाहर तक हर जगह पे चार्ज है। क्या ये कंडक्टर और इंसुलेटर पे
सेम टू सेम बिहेव करेगा। अगर पूरा का पूरा हम बना रहे हैं कंडक्टर को और उसमें हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा चार्ज है, तो क्या बिहेवियर दोनों का सेम होगा? डिफरेंस कहां पे आएगा बताओ? जब आप किसी भी कंडक्टर मेटेलिक स्फीयर लेते हो, मेटेलिक स्फीयर लेते हो और उसमें अगर आप चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा? एनीबॉडी? देखो, अगर मेटेलिक है, कंडक्टर है, तो अगर सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर है, तो उसके सेंटर पे 0 चार्ज होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रुकेगा, सारे चार्ज क्या होंगे? आके सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, अंदर में जो भी चार्जेस रहेंगे उसको रिपेल करेगा, और वो क्या है, मूव कर सकता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो मूव कर सकता है, तो सारे चार्ज क्या होंगे? आके सरफेस पे आके जमा होगा, जहां पे उनके ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड inside a spherical conductor, it is not volume charge distribution, it is your surface charge distribution. समझ में आया? दोनों ही स्फीयर है, इंसुलेटर भी स्फीयर है, स्फेरिकल इंसुलेटर ले रहे हैं, स्फेरिकल आप कंडक्टर ले रहे हो, और आप बोल रहे हो कि इसमें हमने चार्ज डाला है, तो इंसुलेटर पे तो आप बाहर से डालोगे, उसके अंदर तो जाएगा नहीं, चार्ज तो मूव करेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंसुलेटर पे जब आप बना रहे हो, उसके टाइम आप बोल रहे हो कि हमने उसके अंदर कुछ चार्ज रखा, तो जितना जहां पे चार्ज रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि चार्ज मूव कर सकता है ना? इसीलिए तो कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एंड दे विल कम टू इनटू द सरफेस। तो चार्ज इन ए स्फेरिकल कंडक्टर जब हम बोलते हैं, तो उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ना कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? तो ये होता है Yes, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, कंडक्टिंग सरफेस पे कब एक्युमुलेट हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब हो रहा है? जब उसका शेप बिगड़ा हुआ है। अगर यूनिफॉर्म शेप होगा, अगर यूनिफॉर्म शेप होगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर पे आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, सरफेस पे भी। और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलेटर के लिए होगा कि उसके अंदर भी चार्जेस मिलेंगे, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज मिलेगा नहीं, कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चार्ज का, कि चार्ज किस तरीके से। अब मटेरियल आप जो भी लोगे, या तो वो डाइलेक्ट्रिक होगा, इंसुलेटर होगा, या फिर आपका कंडक्टिंग होगा, या सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिंग अगर मटेरियल है, उसमें चार्ज क्या कर रहा है, तो हमने ये देखा यहाँ पे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर और देखें, तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली अगर किसी लाइन पे है चार्ज, उसको हम लिनियर चार्ज डेंसिटी से एक्सप्रेस करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो जैसे। सर वो जो स्फीयर का जो चार्ज पार्टिकल है वो तो सरफेस में आ जाएगा, तो सर सेंटर में 0 होगा चार्ज? हाँ, सेंटर में चार्ज 0 होगा। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, ये क्वेश्चन आता भी है बहुत जगह, कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सारे चार्ज आपके सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज इज ए सरफेस प्रॉपर्टी फॉर कंडक्टर। समझ में आया? हाँ सर। अगर होलो है, होलो होने से भी क्या है, वो तो सरफेस पे ही रहेगा।
अगर सॉलिड है और कंडक्टिंग है तब भी सरफेस पे रहेगा, लेकिन अगर इंसुलेटर है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है अभी जयसूर्या? अच्छा सर, इंसुलेटर होने से सेंटर में चार्ज रहेगा पर वो मूव नहीं होगा। नहीं होगा, अगर सेंटर में है तो सेंटर में रहेगा जहां पे, क्योंकि इंसुलेटर में तो चार्ज आप बाहर से नहीं डाल सकते हो ना, बाहर से अगर डालोगे तो वो सरफेस पे रहेगा। ठीक है, पकड़ लो, एक बॉल बनाया हमने प्लास्टिक का एक बॉल है, और प्लास्टिक के बॉल को अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो क्या है, उसके सरफेस पे आएगा, आपको घिसना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अगर वो घिसते हो तो, या फिर ड्यू टू इंडक्शन अगर उसमें चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज क्या होगा, सरफेस पे रहेगा, उसके अंदर तो जाएगा नहीं, चार्ज मूव कैसे होगा उसमें, है ना, जहां पे है वहीं पे रुका होगा। लेकिन अगर कंसीडर करते हो कि जब आप उसको बना रहे हो बॉल को, और तभी आप कुछ आयनाइज्ड एटम्स क्रिएट करते हो उसके अंदर, तो जहां पे जो चार्ज है उतना चार्ज वहीं पे रहेगा, वो चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना, ये इंसुलेटर के केस पे। ठीक है, ठीक है सर सर। मतलब इंसुलेटर में सर मूवमेंट नहीं होता है। कैसे होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं उसके अंदर। हाँ सर मतलब कुछ फील्ड नहीं है इसलिए नहीं होता है। नहीं, फील्ड हो सकता है, चार्ज अगर है, जहां पे चार्ज होगा उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड तो होगा, फील्ड क्रिएट नहीं होगा, फील्ड क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा। अभी आप देखो, जब आप प्लास्टिक का एक जैसे बताए, एक स्ट्रॉ ले लो या फिर एक कंघी ले लो, है ना, और उसको रब करो कपड़े में, और फिर आप पेपर के पास लेके जाओ, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा, तो वो पेपर के टुकड़ों को खींचता है अपनी तरफ, है ना, देखा है, एक्सप्लेन करके स्कूल में देखा था कि उठ के लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज है, और अगर पेपर तो न्यूट्रल है, उसको तो हमने कुछ किया नहीं उस पे कहां से चार्ज आया, नहीं आया। बट जब हम उस प्लास्टिक के टुकड़े को पेपर के पास लेके जा रहे हैं तो वो पेपर का टुकड़ा उसमें लग जा रहा है। इसका मतलब जब आप चार्ज, आपने जब प्लास्टिक को कपड़े से घिसा तो प्लास्टिक का ये जो गर्म होता है ना, ऐसे ऐसे मारने से देखना गर्म होता है, मतलब यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, चार्ज आ रहा है इसमें, इसके सरफेस पे। अब इसके अंदर थोड़ी ना वो चार्ज जाएगा, इसके सरफेस पे है। और जब हम उसको पेपर के पास लेके जा रहे हैं तो पेपर में ड्यू टू इंडक्शन चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, अदरवाइज कैसे अट्रैक्ट करता। तो वो न्यूट्रल है, पेपर न्यूट्रल है, और हमने एक चार्ज बॉडी को जब पेपर के पास लेके गए तो पेपर में इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ, और वो भी ऑपोजिट पोलैरिटी का, इसीलिए वो अट्रैक्ट करके प्लास्टिक मटेरियल पे पेपर लग गया, जैसे कि मैग्नेट, है ना। तो पेपर तो मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, प्लास्टिक भी मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, फिर वो पेपर को कैसे अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन था, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन था नहीं। समझ रहे हो चार्ज कैसे पैदा होता है। तो जब किसी भी इंसुलेटर के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो उसमें फील्ड तो होगा, चार्ज है तो उसका फील्ड होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। चलो और बढ़िया से समझते हैं, अगर कंफ्यूजन हो ना तो सवाल करना, सवाल करने से और ज्यादा क्लियर होता है चीजें। तो हमने अभी क्या देखा कि भाई हम चार्ज जो बोलते हैं वो चार्ज किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें जब चार्ज देते हैं तो हम बोल रहे हैं उसमें यूनिफॉर्म, अगर शेप यूनिफॉर्म है तो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे को ठेलेंगे, रिपेल करेंगे, चार्ज बराबर फैल जाएगा। इंसुलेटर है तो फैलेगा नहीं, वो जहां पे है वहीं पे जमा रहेगा, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जब यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। एक तो किसी वायर पे एकदम फाइन लाइन जिसका कोई विड्थ नहीं है वैसा हम पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं इट इज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक प्लेन है या फिर एक स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर है कंडक्टिंग का, और उसमें उसके पूरे सरफेस पे चार्ज फैल गया है, तो उसको हम बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी एक बॉडी है और उसके अंदर में भी चार्ज है तो हम इसको कह रहे हैं कि सरफेस पे तो है और इसके बॉडी के अंदर भी चार्ज है, तो उसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, उसका फील्ड को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हमको कुछ और एडिशनल टर्म्स जानने चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्या टर्म्स है? जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं बोल रहा हूँ, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इन जनरल हम मास पर एरिया बोलते हैं, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, लेकिन जब डेंसिटी यहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक लाइन पे, ठीक है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर। किसी एक वायर के ऊपर यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो पकड़ रहे हो, तो आप बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो ये वायर है, तो हो सकता है वो 10 मीटर लंबा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके 1 मीटर पे पर मीटर कितना चार्ज है वो कंसीडर कर रहा हूँ। उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। सो टोटल चार्ज अगर Q होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा इसका? Q अपन L। अगर लेंथ L है तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, और यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर। सो ये हो गया अपना क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली जब हम सरफेस की बात करेंगे कि अगर एक सरफेस है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस टर्म से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से एक्सप्रेस करते हैं, Q अपन A। दिस सिग्मा इज नॉट योर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो अगर कहीं पे एक्सप्रेशन आता है आपका कंडक्टिविटी और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे आप कुछ एक दूसरा ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सा क्या है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, या सिग्मा को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं ना, और फिर हम बोल रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ मेंशन रहेगा। एनीवेज, सो अगर कोई भी एक कंडक्टिंग मेटल है और उसके चारों तरफ अगर पूरा का पूरा सरफेस पे आ गया है, और आप कोई एक छोटा सा एरिया पकड़ रहे हो सरफेस पे, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि कितना चार्ज है उस छोटे एरिया में, ds एरिया एक पकड़ते हैं और उसमें कितना चार्ज है, उसको हम डिफाइन करेंगे Q अपन A। उसका एरिया कितना है उससे डिवाइड करो टोटल चार्ज को, तो जितना मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ पे यूनिट एरिया ले लो, यहाँ पे यूनिट एरिया ले लो, तो हर जहाँ पे भी जितना पकड़ लो 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ले रहे हैं। और काइंडली डोंट एनोटेट एनीबॉडी एल्स। सो अगर ले रहे हैं हम लोग एरिया, तो वो 1 मीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का हो सकता है, तो जो भी एरिया ले रहे हो उस एरिया से डिवाइड करो तो उतना चार्ज क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको मिलेगा, है ना। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हो? रो से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट होता है रो इज इक्वल टू Q by V, एंड रिमेंबर दिस रो इज नॉट योर रेजिस्टिविटी, इट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसका अगर कंडक्टर बना है, उसके अंदर अगर चार्ज है, तो उसको आप बोल रहे हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो अगर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टी हमको पता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, है ना। सो इंट्रिंसिक हम किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो does not depend on any other substance, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज है तो वो चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास है, ठीक है। तो अगर मास और वेट की बात करें तो वेट क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम चीज का वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर का जो मास है वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जो टोटल चार्ज है
वो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इसको चार्ज कंजर्वेशन भी बोलेंगे आ रहा है। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल, पता है सबको। हाँ जयंत तो कुछ बोलना है? जयंत ओके। सो और क्या हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज force between two charges varies directly to the product of their magnitude. उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज। चार्ज को कभी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, हम ये नहीं बोल सकते कहीं पे 0.5 ई चार्ज है। क्या बोलेंगे? ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1 कूलम होगा या फिर आप उसको 2e बोलोगे 3e बोलोगे। सो इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज, है ना। तो चार्ज बोलने से हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज में एकदम जो यूनिट माइन्यूट यूनिट जो ले रहे हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और 1 यूनिट चार्ज जब बोल रहे हैं तो फिर वो हो रहा है कितना? 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज मतलब 6.232 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इसी को हम चार्ज बोल रहे हैं। आईटीआई स्टूडेंट का जयंत तो मैं समझा नहीं। ये बीच में कहां से ये आईटीआई स्टूडेंट आ गए? चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, हमको पता है टोटल चार्ज जितना होगा वो क्या होगा, हम ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1 Q2 Q3 और कुछ नेगेटिव चार्जेस है, तो जो भी चार्जेस है उस सब का सम जो होगा, सम विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज। तो चार्ज एडिटिव होता है ना। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है? हाउ यू डिफाइन ए पॉइंट चार्ज? सो अगर किसी भी कहीं पे भी जो चार्ज है वो चार्ज अगर आपका if the size of charged bodies are very small as compared to the distance between them, तो हम इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो अगर दो चार्ज आप पकड़ रहे हो Q1 एंड Q2, और अगर उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर इनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज का मतलब किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं विद कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड हमको पता है 1 कूलम, 1 यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.232 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दोनों का चार्ज बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज may also be defined as the total charge which when flows through a cross section area कितना करंट प्रोड्यूस करता है? 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है। तो हमने पहले देखा था 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 पॉइंट चार्ज या फिर 1 कूलम चार्ज किसको हम बोल रहे हैं? 1 यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज हम बोल रहे हैं कि अगर 1 एम्पियर करंट उतना चार्ज जितना चार्ज 1 एम्पियर करंट क्रिएट कर सकता है 1 सेकंड में, अगर वो फ्लो कर रहा है किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में also be defined as the amount of charge which when placed in air or vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge and they will be repelling each other by a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton। कहां से मिला ये?
कहाँ से मिला? ये मिला हमको कोलम्स लॉ से, कोलम फोर्स से, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज है, देखो अगर चार्ज फ्लो मूविंग चार्ज है तब तो वो करंट का डेफिनेशन से आप बोल सकते हो 1 कूलम चार्ज कितना है कि 6.232 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में तो हम इसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। और उतना चार्ज, जो चार्ज 1 एम्पियर करंट पैदा कर सकता है उसी को हम यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज को घुमा फिरा के बात करने वाली बात है। दूसरा चीज क्या है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तब तो करंट नहीं है, तो करंट पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर हम यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तब हम यूनिट चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो चार्ज जो अगर सेम टू सेम और एक चार्ज हम रखे कहाँ पे, एयर और वैक्यूम पे, किसी दूसरे मीडियम पे नहीं। अगर हवा में या वैक्यूम पे अगर दो चार्ज को रखते हो और दोनों वो चार्ज जो दूसरे एक चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे कितना फोर्स से ठेल रहा है, 9 into 10⁻9 न्यूटन फोर्स अगर लगाता है तब जाके हम उस चार्ज को क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज या फिर यूनिट चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, ये आया कहां से, कोलम्स लॉ से आया, F = Q1 Q2 by 4πε0 r²। ये था कूलम फोर्स, है ना। सो अगर हम Q1 Q2 को 1 कूलम पकड़ ले और R को 1 मीटर रखे तो फोर्स कितना निकलेगा, यहाँ पे 4πε0। ε0 का वैल्यू क्या है, ε0 का वैल्यू बताओ, ε0 है क्या चीज बताओ अक्षय। यस सर। ε0 का वैल्यू बताओ। देखा रणअमित, ε0 एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भूल गया। हाँ, तो भूलना नहीं है ना, हम क्यों रिपीट करते हैं बार बार। देखो चीजों को सुनोगे मजा आएगा, समझोगे मजा आएगा, काम में तभी आएगा जब आपके मेमोरी में होगा। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ कि उतना एटलीस्ट खा जाओ, उसको दिमाग में रखो। 24 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उतना ही चीजों को घुमाते रहो कि क्या बोले, क्या पढ़ा हमने, क्या ज्यादा टर्म्स तो होते नहीं है, तो उतने टर्म्स में जितना सारा डाटा है उसको सेट कर लो अपने दिमाग पे, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम ε0, इसका वैल्यू होता है 8.854 into 8.54 into 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, फेराड पर मीटर। अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और 4π से मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमको हमारा वैल्यू आएगा 9 into 10⁹ न्यूटन, 9 into 10⁹ न्यूटन। ठीक है भाई, ये सब डाटा बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। ठीक है, ε0 का वैल्यू, μ0 का वैल्यू, है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ सर लास्ट बोलो। पेज एक बार दिखा दीजिए ना, वो लास्ट रह गया था FQ1। सर ये आपका क्लास बाद रिकॉर्ड होता रहता है ना सर, मतलब हाँ। बाद ऐप में हम लोग बाद में देख सकते हैं ना। देख सकते हो, देख सकते हो। हाँ। हाँ सर हो गया। देखो चीजों को बढ़िया से समझ लो। मैं एक एक चीज को ना इतना बढ़िया से, वो क्या कहते हैं जो दूध को फेंट के निकालते हैं ना मक्खन, उसी तरीके से ऊपर से मैं मक्खन लाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक जगह पे सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके देने का मकसद यही है ताकि वो आपके मेमोरी में सेट हो जाए। उसको इतना डिटेल्स में बार बार रिपीट करके समझाने का मतलब वही है कि वो आपके मेमोरी में सेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप क्यों रिपीट करना है, फिर मैं तो एक एक चैप्टर का चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और क्लास लेता जाऊंगा, मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उससे मतलब थोड़ी ना है, वो तो आपको क्लास में कॉलेज में भी लेक्चर वैसे ही इतना सालों से पढ़ते आ रहे हो, वो याद नहीं रहता है हमको, और वो मुझको भी याद नहीं रहता था।
इसीलिए क्या चाहिए कि रिपीटेशन चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, और वो जितना पढ़े उस चीज को अपने दिमाग में पूरा 24 आवर्स चलना चाहिए वो अंदर में, कि अच्छा यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, कितना लगा रहा है, वो सारी चीजें आनी चाहिए दिमाग में। जब तक वो नहीं आएगा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। ये तो शुरुआत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आया कि जब कभी भी हम दो चार्ज को ला रहे हैं और उनके बीच में अगर r डिस्टेंस है, इस चीज को बहुत बढ़िया से समझना आज। कोलम्स लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, है ना। क्लियर। तो यहां से शुरू करो कि कोलम्स लॉ क्या बोल रहा है कि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इस चीज को याद रखने के लिए मैंने इसके साथ और भी चीजें बताई थी कि अगर मैं दो चार्ज की जगह पे अगर मैं दो मैग्नेटिक पोल कंसीडर कर लूं, कि अगर मैग्नेटिक पोल है तो इन मैग्नेटिक पोल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी कोलम्स लॉ से ही आता है, और उसका फंडा होता है m1 m2 बाई 4 पाई म्यू r स्क्वायर। तो ये 4 पाई म्यू या फिर 4 पाई एप्सिलॉन ये कांस्टेंट है, और ये ऐसा कांस्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये ऐसा कांस्टेंट है जो यूनिट पे डिपेंड करेगा। बट उस चीज को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं कि एप्सिलॉन म्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन या 4 पाई म्यू यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो लॉ है नेचर का उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो मैग्नेटिक पोल रखते हैं तो पोल का जो स्ट्रेंथ है उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं, पकड़ लो ये अपना सन है और यहाँ पे अपनी धरती घूम रही है, या फिर कोई भी दूसरा प्लेनेट घूम रहा है, तो इसका अगर मास m1 है, इसका अगर मास m2 है, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसे मिलता है हमको, g इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो तीन चीजों को देखो, एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सिमिलर है किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ। तो सारे के सारे जो नेचर का लॉ है वो एक ही जैसा दिखता है हमको, एक ही तरीके का दिखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन के नाम पे चला गया। और बाकी जो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो मैग्नेटिक बोलो ये दोनों किसके नाम पे है, कोलम्ब साहब के नाम पे है, तो कोलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कोलम्ब्स लॉ न्यूटन्स लॉ दोनों को देखो ना, याद क्यों नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी वो यूज कर रहे हैं। लॉ फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखना है ना। आप जब किताब में जाओगे ना तो एक चैप्टर में एक जगह पे एक चीज पढ़ोगे, फिर दूसरे चैप्टर में जाके दूसरा फॉर्मूला पढ़ोगे, फिर मिला नहीं पाओगे। लिंक लगाना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे सिमिलरिटी मिल रहा है मुझको। सो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन क्या है उसको डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या दर्शाता है, ये क्या समझाता है कि भाई कोई भी मीडियम है उसका परमिटिविटी अलग होगा, कि हर एक मीडियम चार्ज को उतना चार्ज को पकड़ नहीं पाएगा। तो मीडियम के ऊपर बेस करके अलग अलग मीडियम अलग अलग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं अपने पास। तो वो डिपेंड करेगा परमिटिविटी के ऊपर, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को डिफाइन कैसे करेंगे, एप्सिलॉन को हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फेराड पर मीटर। याद हो जाना चाहिए, रट्टा टाइप याद हो जाना चाहिए इस चीज को। एप्सिलॉन आर क्या है फिर,
ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ये है आपका एयर का या वैक्यूम का। अब किसी ना किसी एक चीज को स्टैंडर्ड पकड़ना पड़ेगा ना, तो हमने स्टैंडर्ड पकड़ लिया है एयर और वैक्यूम को, और उसी से बाकी चीजों का परमिटिविटी निकाल रहे हैं कंपेयर्ड। और कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। या फिर आप ऐसे भी बोलो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना। सो अगर ऐसा होता है तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना हो जाएगा? इट विल बी relative permittivity of any medium is epsilon by epsilon naught। तो एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली आपका जो परमियाबिलिटी है, मैग्नेटिक में देखेंगे, मैग्नेटिज्म में देखेंगे, वहां पे रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एनी मीडियम कितना होगा? इट विल बी योर म्यू नॉट बाय म्यू नॉट, सो इट विल बी 1। सो रिलेटिव परमिबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ any of air or vacuum is always 1 by definition itself, है ना। Now you see, if your relative permittivity of mica is 5, तो माइका का कितना होता है? 2 से 5 के बीच पे रहता है माइका का। सो 5 है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा? इट विल बी 5 into 8.854 into 10 to the minus 12 farad per meter। सो ये आ जाएगा आपका 44 into 10 to the 12 farad per meter। सो इतना तो समझ में आया होगा, आई होप। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेमोरी में रखना है ये वाला चीज, एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन आर, और इसका वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, और जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस चीज को ना आप नोट डाउन करने से ज्यादा इसको समझने में ध्यान लगाओ, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता, इतना आसान नहीं है चीजें जो मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे काफी ज्यादा गलती है दिमाग के अंदर। जब हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, तो समझ में से बाहर हो जाता है। तो ये चीज समझो चीज को कि अगर Q1 है और एक Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ R है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो होता है F = Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square। ये डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज मैं बोल रहा हूँ वो किस मटेरियल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। ये मटेरियल कौन सा है? क्या वो एयर पे है, हवा पे होगा तो इस यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। अगर वो माइका शीट के ऊपर का चार्ज हम पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे माइका का जो परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ माइका हम लगाएंगे, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ माइका कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन आर बोल के। तो हमको पता होना पड़ेगा कि माइका का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, लेकिन वो याद करने का जरूरत नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका, ग्लास, पेपर, वो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये वैल्यू आपको सप्लाई करेगा। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको सप्लाई नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है ना, तो इसको सप्लाई नहीं करेगा पक्का। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको याद रखना है। ओके, तो चलो समझते हैं चीज को। जो बोल रहा था कि फोर्स कितना होगा? F = Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square। अब बताओ, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है।
दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका तो मैग्नीट्यूड इतना ही है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा, अगर Q2 के ऊपर Q1 लगा रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, Q2 अगर Q1 के ऊपर लगा रहा है तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं? बट ये जो इतना आसानी से हम बोल देते हैं और इतना आसानी से हम समझ लेते हैं, इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्ज एग्जैक्टली इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। इज दिस द चार्ज दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज? क्या कोई चार्ज लगा रहा है? चार्ज ठेल रहा है क्या उसको? नहीं। तो क्या कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है उसका फील्ड। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज दैट एक्सर्ट्स द फोर्स। तो ये फोर्स को जब हम बोलते हैं तो इसमें दो स्टेप पकड़ लेना कि सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि जब कभी भी कोई चार्ज है यहाँ पे तो उस चार्ज का एक फील्ड है। जब कभी भी चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ उसका एक फील्ड रहेगा ही रहेगा, और जब फील्ड है तो ये फील्ड इस दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है? कुछ फोर्स लगा रहा है। ये चार्ज Q1 नहीं लगा रहा। जो भी यहाँ पे फील्ड होगा ना, उस फील्ड के वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई एक फोर्स लगेगा। तो दूसरा अगर चार्ज है तो उसका भी फील्ड होगा। अब इसका जो फील्ड है, ये फील्ड इस Q1 के ऊपर, चार्ज Q1 के ऊपर Q2 का फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो? Q1 का फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब बोलोगे इसमें अंतर क्या है? एक चीज होता है कि ये चार्ज इस चार्ज को ठेल रहा है, दूसरा इस चार्ज के वजह से जो फील्ड है उस फील्ड का इफेक्ट है जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अभी के लिए इतना समझो कि ये फील्ड का इफेक्ट है, और अगर दोनों के बीच का हम डिस्टेंस बढ़ा दे तो फील्ड का इफेक्ट एक पर्टिकुलर जगह तक रहेगा। तो फील्ड इस तक पहुंच नहीं रहा है तो फिर कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा, और वो हमको इस फॉर्मूला से भी दिखता है कि R ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होता जाएगा। अब इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे? और इसके लिए हमको ये जानना है कि भाई फील्ड इंटेंसिटी, जब मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड लगा रहा है फोर्स, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कि किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से इंटेंसिटी कितना है, कि वहां पे अगर कोई भी एक फोर्स चार्ज रखे तो वो कितना इफेक्ट लगा सकता है, वो चीज। तो ये कुछ डाटा है, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। सो अभी क्या कंसीडर करो कि नाउ कंसीडर देयर इज अ सिंगल चार्ज। दो चार्ज नहीं, एक चार्ज को हटा देते हैं और हम पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक सिंगल चार्ज, ओनली Q1। अगर सिर्फ Q1 है तब भी उसका एक फील्ड है, Q2 तो हट गया। ऐसा नहीं है कि Q2 आएगा तब इसका फील्ड आएगा। Q2 हट गया, वहां पे और कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो फील्ड है वो फील्ड हमेशा बरकरार है, चाहे कोई रहे ना रहे, है ना? इसीलिए ये फील्ड का इफेक्ट को समझो बढ़िया से। अब ये अगर है तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा? ये जो फील्ड है उसका इंटेंसिटी क्या है? इस फील्ड इंटेंसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो फील्ड स्ट्रेंथ को जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ही डिफाइन करेंगे ना, कि यहाँ पे इतना इसका इंटेंसिटी है, इस जगह पे इतना इंटेंसिटी है, इस जगह पे इतना इंटेंसिटी है, वहां पे अगर चार्ज आएगा तो ये इतना फोर्स लगाएगा, इस टाइप से। तो अगर ऐसा है तो आप देखो कि इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो कितना हो जाएगा इसका यूनिट? यूनिट होगा आपका, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और न्यूटन पर कूलम होगा इसका यूनिट। ठीक है, तो हम इस इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करें भाई? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि ये Q1 का जो फील्ड है वो यूनिट चार्ज पे कितना इफेक्ट डालता है, कितना फोर्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है।
तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। सो कितना था फोर्स? फोर्स हमारा हमको मिला था Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square, ये बन जाएगा Q1 by 4 pi epsilon r square। Q2 को हमने क्या कंसीडर कर लिया? यूनिट चार्ज कंसीडर किया, और यूनिट चार्ज कितना होता है? 1 कूलम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 कूलम चार्ज, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6.232 into 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे अगर है। उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जैक्टली, प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम इसको पॉजिटिव पकड़ रहे हैं क्योंकि अच्छा हमेशा हम लोग जब भी किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है ना फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जब फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर पॉजिटिव होगा चार्ज तभी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर चार्ज आपका निगेटिव होगा तो फील्ड जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स आउटवर्ड है और इसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ताकि ये इसको रिपेल करे। अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है, फोर्स बराबर ही लगेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब देखो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हो? फोर्स अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q1 by 4 pi epsilon r square, तो इसी को हम बोल रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी। और फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। एक कूलम चार्ज के ऊपर ये जो फील्ड है वो फील्ड कितना इफेक्ट डालता है। अब ये फील्ड जब बोल रहा हूं यहाँ पे हो सकता है एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 है, यहाँ पे एक Q3 है, और सारे के सारे जो फील्ड आएंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, और उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा उतना ही तो फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। जब हम बॉडी कंसीडर करेंगे बाद में तो उसका सारे चार्जेस का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट इफेक्ट का जो फील्ड होगा वही तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी बनाएगा। लेकिन अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? अभी कंसीडर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक ही Q1 एक चार्ज है और उसका फील्ड है। अगर उसका फील्ड है तो उसका इंटेंसिटी कितना बनता है? Q1 by 4 pi epsilon r square, किसी भी पॉइंट पे। अभी r का वैल्यू आप बढ़ाओ घटाओ, पकड़ लो एक पॉइंट है A और उसके लिए यहाँ पे एक यूनिट 1 कूलम चार्ज रखे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसका डिस्टेंस है R1, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? ये इज इक्वल टू F by Q1 होगा, और इंटेंसिटी मिलेगा मुझको Q1 by 4 pi epsilon R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं B, वहां पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं कि R2 डिस्टेंस पे मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, तो ये B विल बी इक्वल टू Q1 by 4 pi epsilon R2 स्क्वायर। अब ये R2 चाहे यहाँ पे है, यही चीज अगर यहाँ पे है तो इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी रिमेन सेम। तो रेडियली अगर हम देखते हैं किसी भी फील्ड का एक चार्ज के वजह से इंटेंसिटी सेम हो रहा है। यहाँ पे ए पे जो इंटेंसिटी होगा ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा, कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा होगा? किस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा कि बी में ज्यादा होगा? बताओ। ए में। ए पॉइंट पे ज्यादा होगा इंटेंसिटी क्योंकि वो नजदीक है, आर छोटा है ना। आर जितना बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी कम होता जाएगा। इंटेंसिटी कम होते होते एक जगह के बाद क्या होगा? इस चार्ज का इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसी को हम इनफाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो हम बोल रहे हैं कि Q1 Q2 इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये इस पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी हमको समझ में आ गई। अगर फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया है और तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड।
उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, उस चार्ज के ऊपर जितना इस पर्टिकुलर चार्ज का इफेक्ट हो रहा है या फिर उस फील्ड का इफेक्ट हो रहा है, उसी को हम इस फील्ड का स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो फील्ड है वो सिर्फ Q1 की वजह से ही हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है और उसके वजह से कुछ एक फील्ड निकला है, तो हर एक फील्ड एक दूसरे को काटेगा या फिर ऐड करेगा स्ट्रेंथ, एंड देन वी विल गेट सम field intensity at some particular point. So field intensity is the intensity of the field or force exerted on unit positive charge. Clear? कहां से आया? Coulomb's law से आया। Coulomb's law क्या था? Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square। तो field intensity कितना होगा? F by Q होगा। Q2 is equal to 1, so it will be Q1 by 4 pi epsilon r square। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.845 इनटू 10⁻12 फेराड पर मीटर। चलो इतना तो हो गया। अब अगर हमारा फील्ड क्लियर हो गया भाई, फील्ड का इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझने लगे हो, तो बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? फील्ड स्ट्रेंथ समझ गए। फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? नथिंग बट ए फोर्स। अब अगर फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे कुछ एनर्जी तो होगा, और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मींस व्हाट? पोटेंशियल मींस एनर्जी ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो फील्ड का एनर्जी है उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एंड कैन बी मेजर्ड। अब पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे? एनर्जी कैसे मेजर करोगे? एंड is measured by the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट से मतलब उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर मैं इस चार्ज को यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, then I have to act against what? Against the field। इसी फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में काम करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं लेके आऊंगा अगर यहाँ तक, तो जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी अगेंस्ट दिस फोर्स, है कि नहीं? सो दिस इज गिविंग मी द एनर्जी। और वर्क डन का डेफिनेशन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है यहाँ पे? इस पॉइंट पे फोर्स कितना है? इस पॉइंट पे फोर्स है दिस वन। फील्ड इंटेंसिटी जितना है उतना ही फोर्स है कि नहीं? यहाँ पे फोर्स कितना है? Q1 by 4 pi epsilon r square, और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कर दिए, E into r कितना मिला? Q1 by 4 pi epsilon into r। ये क्या हो गया मेरा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट निकल गया, ठीक है? सो इसका यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल। सो न्यूटन पर कूलम था आपका इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, सो न्यूटन मीटर पर कूलम, और न्यूटन इंटू मीटर क्या है? न्यूटन इंटू मीटर इज योर जोल। सो जोल पर कूलम, और जोल पर कूलम को क्या बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हो वोल्टेज, वोल्ट। जोल पर कूलम इज वोल्ट। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो इसीलिए पर कूलम बढ़ रहा है ना? सो जूल पर कूलम इज वोल्ट। नाउ अगर पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा? ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा EA इंटू R1। EA कितना है? Q1 by 4 pi epsilon R1 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर होगा EA पे, तो R1 स्क्वायर इंटू R1, सो होगा R1। यहां से ही मिल सकता है आपको। तो पोटेंशियल एट B कितना होगा? सेम Q1 by 4 pi epsilon, सिर्फ कहां पे वेरी कर रहा है? डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B अगर आप बोलते हो VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना होगा भाई? तो यहां से VA माइनस VB कर दो, आपको क्या मिलेगा? Q1 by 4 pi epsilon 1 by R1 माइनस
1/r2। ये तो हो गया किसी एक चार्ज के वजह से। इतना होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पकड़ लो, आपका 2 पॉइंट है ए एंड बी, और पकड़ते हैं कि भाई ए पॉइंट पे मेरा भी ए पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे मेरा भी पोटेंशियल है। और अगर इन दोनों के अगर इस बी पॉइंट से अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड है यहाँ पे, अभी बताए फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड। सो फील्ड को हम पकड़ते हैं कि ई फील्ड है, तो फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम पकड़ रहे हैं कि फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बी से ए की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है। सो और इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस पकड़ते हैं कि एक स्मॉल डिस्टेंस है, डीएल डिस्टेंस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी ए, यहाँ का वी ए, यहाँ पे है वी बी पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डीएल बोल सकते हैं, माइनस फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, है कि नहीं? E is equal to E into V is equal to E into R. So E dl जो होगा, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा डेराइव करूँ तो इंटेंसिटी is equal to माइनस dV by dl, एंड dV by dl को क्या बोल रहे हैं? हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स if we approach towards the field intensity, towards the electric field, the potential decreases. If we approach towards the field, then the potential decreases. Potential क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है। कि अगर यहाँ पे VB है और यहाँ पे अगर VA है, और अगर हम बोल रहे हैं कि फील्ड B से A की तरफ जा रहा है, इसका मतलब VB will be at higher potential, VA will be at lower potential, तभी फील्ड उधर जा रहा है। सो VA माइनस VB आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिल रहा है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इफ वी अप्रोच टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। और यही बात हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब हम फील्ड इधर है इस पॉइंट का, तो फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, और जैसे जैसे हम फील्ड की तरफ जा रहे थे तो हमारा पॉइंट पे क्या हो रहा था कि फोर्स या फिर इंटेंसिटी कम हो रहा था। क्योंकि इंटेंसिटी कम हो रहा था तो एक एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल भी कम हो रहा था। ये दोनों बातें एक ही चीज है, सिर्फ क्या है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हो। सो पोटेंशियल माइनस डीवीडीटी, डीवीडीएल को क्या बोल रहे हो? डीवीडीएल इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर बोलो। सर इधर तो बी का फोर्स ए में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर एक ही है यहाँ पर यहाँ पर तो दो फील्ड होगा ना सर? ए भी तो बी पे ऊपर। डेफिनेटली गुड क्वेश्चन, कि अगर यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे अगर हम एक चार्ज रखते हैं, बोलते हैं कि बी पॉइंट पे एक चार्ज है बोल रहे हो, ए पॉइंट पे एक चार्ज है बोल रहे हो, तो बी का भी एक फील्ड होगा और ए का भी एक फील्ड होगा, है ना? यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर, तो फिर एक ही क्यों लिया है? दो लेना चाहिए था। आ रहा है तो इस चीज को ये समझो कि यहाँ पे हम कंसीडर क्या किए, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हमने बी और ए पॉइंट पे कोई चार्ज तो बोले नहीं। यहाँ पे हमने चार्ज बोला क्या? इस अभी क्या कोई चार्ज बोला क्या? ए पॉइंट पे कोई चार्ज है ना? हमने बोला कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल है बी ए, हम पोटेंशियल ही पकड़ रहे हैं। बी पॉइंट पे पोटेंशियल है भी बी, और ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है इट इज ड्यू टू न्यूमरस चार्जेस, माइट बी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्यू एक चार्ज है और उसके लिए यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि ए पॉइंट पे एक चार्ज है Q1, बी पॉइंट पे एक चार्ज है Q2, और उसका इसका भी फील्ड रहेगा, इसका भी फील्ड रहेगा, और अल्टीमेटली ये सारे चार्जेस को मिला के जो फील्ड क्रिएट हुआ, सबका तो प्लस माइनस होगा ना। ये अगर इधर दे रहा है, वो इधर दे रहा है, कोई टेंजेंशियल दे रहा है, सबका फील्ड मिला के
जो अल्टीमेट फील्ड क्रिएट हुआ वो फील्ड हम बोल रहे हैं बी से ए की तरफ जा रहा है। सर मतलब पॉइंट चार्ज नहीं है ना, इसलिए ऐसा है ना। नहीं, पॉइंट चार्ज की बात यहाँ पे तो हम चार्ज की बात ही नहीं करें, यहाँ पे हम लोग फील्ड की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि फील्ड जो है वो फील्ड बी से ए की तरफ जा रहा है। मतलब हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ होगा, हो सकता है कि यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, बी पॉइंट पे एक Q3 चार्ज है, ए पॉइंट पे एक Q4 चार्ज है, Qn चार्ज है, न्यूमरस चार्ज, हजारों चार्जेस है और हजारों चार्जेस का हजारों फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ लो, हजारों चार्जेस का हजारों फील्ड है, कोई बात नहीं, फील्ड है और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा ये तो सबका प्लस माइनस होगा ना। ये सारे फील्ड का जो इफेक्ट आएगा वो सारे फील्ड का इफेक्ट प्लस माइनस करके जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन हम बोल रहे हैं बी से ए की तरफ है। और ये सारे चार्जेस के वजह से बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना है वो पोटेंशियल मैं बोल रहा हूं बी बी है। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना है वो पॉइंट में बोल रहा हूँ वी ए है। यहाँ पे मैं चार्ज के एक पर्टिकुलर चार्ज कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन है? सर अभी नहीं है। नहीं, थोड़ा सोच लो चीज को, कोई बात नहीं, एक साथ बहुत ज्यादा दौड़ने इससे फायदा नहीं है, इस चीज को समझना है। एग्जैक्टली इट इज द मोस्ट मतलब क्या बोलेंगे कि कंफ्यूजिंग थिंग फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स कि हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बोलने से धड़ाक करके कोई डेफिनेशन मार देगा, फॉर्मूला दे देगा, लेकिन चीज हो क्या रहा है उस चीज को समझो। सब कुछ दिमाग से हटा, ठीक है, सब कुछ हटा के आप कंसीडर करो ये एक पॉइंट है, हम बोल रहे हैं बी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट। अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि बी पॉइंट पे कितना चार्ज है, ए पॉइंट पे कितना चार्ज है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल है बी बी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए। अब ये वी ए पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ यहाँ पे, इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ ना, it is definitely not due to charge on B. It is the simultaneous effect of all other charges. जितने सारे चार्ज होंगे इसके चारों तरफ, सारे चार्जेस के इफेक्ट से मिला के जो पोटेंशियल बना होगा इस बी पॉइंट पे, वही मैं बोल रहा हूं VP है। ए पॉइंट पे जितने उसके चारों तरफ चार्जेस है, वो सारे चार्जेस के इफेक्ट मिला के, सबका फील्ड मिला के जो पोटेंशियल बना होगा ए पॉइंट पे, वो मैं बोल रहा हूँ VA है। ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है सबका मिला के। तब हम बोल रहे हैं कि VA माइनस VB जो होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या बोल रहा हूँ, फील्ड का बोल रहा हूँ कि B से A की तरफ फील्ड जा रहा है। इसका मतलब VA जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है और VB जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ही ऐसा है। आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज या फिर एक पर्टिकुलर चार्ज को लेके उसकी चारों तरफ का फील्ड को लेके एक्सप्लेन किया, और फिर जब हम सॉलिड बॉडी पे आएंगे वहां पे थोड़ी ना एक चार्ज होगा, वहां पे तो हजारों चार्जेस होंगे और हजारों चार्जेस की हजारों फील्ड होगी, और अगर हजारों फील्ड है तो हजारों फील्ड का एक सुपर इम्पोज्ड इफेक्ट आएगा, और सारे इफेक्ट को मिलाने के बाद जो पोटेंशियल बचेगा वहां पे रिजल्टेंट पोटेंशियल, वही तो हम बोलेंगे ना कि इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है। इसी चीज को समझाने के लिए हमने समझने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले एक चार्ज को लिया और उस चार्ज के चारों तरफ पोटेंशियल को समझा, और फिर हमने एक सॉलिड बॉडी ले रहे हैं और उसके ऊपर, वो चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, उसके ऊपर चार्ज अगर है तो उसके चारों तरफ जितने सारे चार्जेस होंगे, लाखों के तादाद पे चार्जेस होंगे, सबका जो फील्ड होगा, उस फील्ड का जो पोटेंशियल निकलेगा रिजल्टेंट पोटेंशियल, उसका डायरेक्शन भी तो वो पकड़ लो ए। अच्छा चलो और बढ़िया से समझो,
पकड़ लो बी पॉइंट पे एक चार्ज है Q2, दो ही चार्ज पकड़ते हैं, ए पॉइंट पे एक चार्ज है Q1, ठीक है। अब Q2 के वजह से आप बोल रहे हो कि एक फील्ड होगा, ठीक है भाई, क्यों नहीं होगा, एक फील्ड होगा। और Q2 के वजह से जो फील्ड आ रहा है वो फील्ड है E2, और ए पॉइंट पे एक फील्ड है, ए पॉइंट के वजह से जो फील्ड है वो है E1। अगर खाली ए पॉइंट है, बी पॉइंट नहीं है, तो E1 फील्ड है, खाली बी पॉइंट है, ए पॉइंट नहीं है, तब उसका E2 फील्ड है। अब दोनों को जब करीब में लाए तो फील्ड का भी इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा किसी भी पॉइंट पे, E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर, तो हम बोल रहे हैं कि भाई E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, ये होगा मेरा E। और इसी को हम बोल रहे हैं कि बी से ए की तरफ, हो सकता है ए से बी की तरफ जाए, वो हम तो आर्बिट्ररी पकड़ रहे हैं, हो सकता है वो ए से, ए का फील्ड जो है वो अगर हैवी है, यहाँ पे ए पे अगर चार्ज ज्यादा है तो उसका फील्ड हैवी होगा, फील्ड अगर हैवी होगा तो फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट से, ए का फील्ड ज्यादा होगा बी से। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो हजारों लाखों चार्जेस होंगे ना भाई, तो सबका चार्ज का इफेक्ट आएगा। कुछ समझ में आया? सब शून्य बेटा सन्नाटा हो गया जो। बोलो। किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ समझ में नहीं आया। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में नहीं आया। अटेंडेंस ले लेता है तो कौन कौन है भाई, एक बार अपना नाम बता दो, मैं तुरंत लिख लेता हूँ। अमलान, अमलान है, फिर अक्षय, अक्षय, यस सर। जयसूर्या, राजन सर, जयसूर्या, मुलुक राज, मुलुक राज। नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा क्लास अटेंड किया, किसका कहाँ पे छूट गया। मिक्स कर लेते हैं ना। रानामित, पार्थो, अभिषेक, यस सर। अभिषेक, पिंकू गोस्वामी, मिथुन वर्मन, नीलकमल, अरुदास, आर खानम, रुबुल अली, एस के बोरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और तो मैं हूँ। चलो ठीक। हाँ अभी बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में नहीं आया। एक काम करता हूँ, शॉर्ट में पटक करके एक बार रिविजन लेते हैं इसी चीज का। देखो क्या, जहां पे प्रॉब्लम लगे ना, जहां पे समझ में नहीं आया होगा वहां पे रोकना मेरे को, ठीक है। देखो हमने क्या क्या देखा, चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज आता कहाँ से है वो देखा था। चार्ज आता है एटम के अंदर से, एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़ा। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना बोलते हैं, 6.232 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो एक कूलम चार्ज कितना होगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास समझ में आया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझ में आया कि लीनियर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और फिर लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डाउट नहीं है। अगर कंडक्टर है तो हम बोलते हैं कि उसके सेंटर पे अगर स्फीयर है, यूनिफॉर्म है शेप, यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, सारे के सारे जाके यूनिफॉर्मली, शेप यूनिफॉर्म है तो चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सारे सरफेस पे आ जाएंगे, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बोलते हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखे जो वेरी बेसिक था। हमने डिफाइन किया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे हमने ये देखा कि किस चीज को हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। अगर वो चार्ज का दो अगर चार्ज है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है और दोनों चार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तब हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। और पॉइंट चार्ज का यूनिट 1 कूलम चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पार कर रहा है, फ्लो कर रहा है 1 कूलम चार्ज, तो हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है अगर वो रुका हुआ है कहीं पे, तो अपने ही दूसरा 1 कूलम चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन फोर्स लगाएगा। ये तो डेफिनेशन है कि इतना चार्ज है और इतना चार्ज अगर इतना 9 इंटू 10 इतना 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं इतने चार्ज को, तो वो फोर्स लगाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तब हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज है भाई वो चार्ज 1 कूलम चार्ज है। ये तो हमारा डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है ना कि 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर मैं चार्ज रख रहा हूँ और वो इतना फोर्स लगा रहा है, तब हम बोल रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज। अब वो चार्ज को जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अलग अलग मीडियम पे वो अलग अलग फोर्स लगाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि उसको एयर या फिर वैक्यूम पे रख के ही कंसीडर करो, तब पता चलेगा कि इतना फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है। अगर कम लगा रहा है तो 1 कूलम से कम है चार्ज, ज्यादा लगाता है तो ज्यादा है चार्ज। तो भाई कैसे पता चलेगा, वो पता चला हमको कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ क्या है, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square फॉर एयर और वैक्यूम। क्यों एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और उसका वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻9 फेराड पर मीटर होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट। तो इतना फोर्स मिलता है हमको। चलो ये हो गया पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के बाद हम बोल रहे थे कि कूलम्स फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, कूलम्स लॉ के। तो कूलम फोर्स हमने देखा Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है फिर, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, उतना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा। इसी को डिफाइन किया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये कितना है 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर। ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर। कैसे डिफाइन करोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम।
रिलेटिव परमिटिविटी निकाल दिए, तो यार का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 1 ही होगा। चलो ठीक है, और बाकी ये छोड़ दो इसको। अब हमने समझने की कोशिश की ये इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। तो दो चार्ज रखे r डिस्टेंस पे, और हमने देखा कि ये एग्जैक्टली ये चार्ज जाके तो इसको ठेल नहीं रहा है, तो फिर क्या चीज है जो इस दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वो है इसका फील्ड। कि अगर फील्ड इफेक्ट डाल रहा है तो हम डिफाइन करेंगे कि ये फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। तो फील्ड का इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने बोला एक काम करो, बाकी सब कुछ हटाओ और सारा चीज हटा के हम बोल रहे हैं कि भाई कंसीडर करो कि एक ही चार्ज है यहाँ पे Q1 और उसका एक फील्ड है, कि अगर वहां पे कोई भी तुम नहीं है, हम नहीं है, कोई नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तब भी तो उसका एक फील्ड है। हाँ है। तो उस फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, कैसे पता करेंगे? उस फील्ड का इंटेंसिटी को पता करने के लिए हमने क्या किया कि एक यूनिट चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कराई। एक यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस कराया और देखा कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स लगा सकता है। क्यों हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा कोई चार्ज लेंगे तो उस चार्ज का भी तो एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और अगर इस चार्ज का एक फील्ड क्रिएट होगा तो इस चार्ज Q1 चार्ज का जो फील्ड है उसके ऊपर वो कुछ इफेक्ट डालेगा। हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका फील्ड नेग्लिजिबल है, और इस चार्ज के वजह से यहाँ पे कोई फील्ड उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड ही नहीं क्रिएट हो रहा है, नेग्लिजिबल फील्ड क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमने इसीलिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा और देखा कि वो किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट डाल सकता है, कितना फोर्स लगा सकता है ये Q1, और इसी को हम बोल रहे हैं कि इसका फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। अब जो भी फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम डिफाइन करेंगे E से, E इज इक्वल टू F/Q। सो B पॉइंट पे जो होगा, ये पॉइंट पे होगा, वो तो उसका डिस्टेंस का खेला है, वो हम निकाल सकते हैं अभी आराम से, है कि नहीं? तो अगर हम डिफाइन कर दिए E इज द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स को हम बोल सकते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। फोर्स इज Q इंटू E। अब पकड़ लो, आपने बोला कि भाई ये जो चार्ज है उसका जो फील्ड है, या फिर यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, बहुत सारे चार्ज है और वहां पे एक फील्ड क्रिएट हुआ है, E फील्ड क्रिएट हुआ है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा? तो डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज कितना प्लेस कर रहे हो। हमने बोला हम यहाँ पे Q2 चार्ज प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, Q2 चार्ज प्लेस करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर, Q2 के ऊपर जो इस फील्ड के वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू E इंटू और Q इंटू Q2 इंटू E। इतना फोर्स लगेगा भाई, समझ रहे हो कि इस चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा, क्या यही तो है Q इंटू E। सो अगर हम सिर्फ फील्ड डिफाइन कर लेते हैं तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, और फील्ड को कैसे डिफाइन कर रहे हो, फिर हम फोर्स से ही डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो फील्ड है कितना फील्ड होगा यहाँ पे। अब फील्ड स्ट्रेंथ समझ में आ गया। फील्ड स्ट्रेंथ जब समझ में आया हमको, तो हमने बोला कि एक काम करो, यहाँ का एनर्जी निकालो, पोटेंशियल निकालो। तो एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं? हमने बोला कि एक काम करो, इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहाँ पे ठेल के बैठा दो यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा वो उस पॉइंट पे जो एनर्जी है उसके अगेंस्ट में ही तो काम करके लाना पड़ेगा वर्क डन। तो चलो ठीक है, वर्क डन का डेफिनेशन हमको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मल्टीप्लाइड बाय R कर दो इसका, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल कितना है, तो Q1/4πε/R इतना पोटेंशियल हुआ। तो पोटेंशियल अगर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि भाई भी A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, भी B पॉइंट पे कितना है। अगर आप कोई एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ते हो भी C पॉइंट, इस C पॉइंट पे इस फील्ड का कितना इफेक्ट है, पोटेंशियल कितना है यहाँ अपना, वो हम निकाल सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, और दोनों का पोटेंशियल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज हमको अभी पता है, अभी होगा ना कि ये तो हो गए एक चार्ज की वजह से, अभी एक Q2 चार्ज आएगा, उसका भी एक फील्ड होगा, यहाँ पे एक Q3 चार्ज आएगा, उसका एक फील्ड का इफेक्ट होगा, और ये फील्ड अगर इस फील्ड को काट रहा है, पकड़ लो ये E2 फील्ड है, E1 फील्ड को काट रहा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा हमको, दैट विल बी E2 माइनस E1। और अगर दोनों फील्ड ऐड हो रहा है, दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के, और दोनों फील्ड ऐड हो रहा है, तो E1 प्लस E2 होगा। तो वो तो देखा जाएगा ना बाद में कि कितना फील्ड निकलता है दोनों चार्ज की वजह से, अलग अलग चार्ज की वजह से, क्या उन दोनों का कैसे पकड़, वेक्टर एडिशन कर दो कि वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है। तो अगर दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे, डायरेक्ट ऐड होंगे। दोनों फील्ड अगर एक पकड़ लो, E1 फील्ड इस तरफ से जा रहा है, E2 फील्ड अगर इधर से जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आपका E। अगर 3 फील्ड है तो इनका रिजल्टेंट निकालो, 2 का रिजल्टेंट निकालो, फिर तीसरे का रिजल्टेंट निकालो, ऐसे निकल जाएगा आपका E। अगर एक E1 इधर है और E2 ऑपोजिट में है, तो E1 माइनस E2 होगा आपका अल्टीमेट जो रिजल्टेंट E निकलेगा। फिर डिपेंड करेगा E2 ज्यादा बड़ा है कि E1 ज्यादा बड़ा है, वही होगा आपका रिजल्टेंट E, है ना। तो E हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम सिर्फ किसको दिखाए, अभी दिखाए कि सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए एक फील्ड बना है, और उसका पोटेंशियल हम निकाल के देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर Q1 की वजह से दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R1 बाई 1 बाई R2। कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों पॉइंट पे हमने एक्चुअली में पोटेंशियल निकाल लिया है। VA पे पोटेंशियल निकाला, VB पे पोटेंशियल निकाला, और बोल रहे हैं इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस करो, तो दोनों को इसको इससे माइनस कर दे रहे हैं और निकल जा रहा है। अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद हमने कंसीडर किया था कि चलो एक चार्ज से तो भाई मेटल बनेगा नहीं, मटेरियल बनेगा नहीं, यहाँ पे तो हजारों चार्जेस होंगे। तो अगर हजारों चार्जेस है तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक काम करो, 2 पॉइंट कहीं पे भी आर्बिट्ररी 2 पॉइंट पकड़ लिए, और दोनों पॉइंट पे हमने डिफाइन किया, चलो इस बांध लेते हैं कि यहाँ पे अगर VA पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर VB पोटेंशियल है, ये 2 पोटेंशियल है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ थाउजेंड्स और लैक्स नंबर ऑफ चार्जेस। उसके चार्ज के वजह से इस 2 पॉइंट पे इतना एनर्जी क्रिएट हुआ है अलग अलग। तो VA एनर्जी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे VB एनर्जी क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, और अल्टीमेट जो सबको मिला के सम करने के बाद जो रिजल्टेंट आपका फील्ड बना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका B से A की तरफ जा रहा है। ये हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि A की तरफ जा, हो सकता है कि रिजल्टेंट जो निकले वो तो चार्ज को बिठाने के बाद पता चलेगा कि A से B की तरफ जाए, कोई बात नहीं। तो अगर B से A की तरफ जा रहा है और B और A पॉइंट जो दोनों पॉइंट के बीच का मैं एक स्मॉल डिस्टेंस पकड़ रहा हूँ, DL डिस्टेंस, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई BA माइनस BB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस EDL, माइनस EDL। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि फील्ड का डायरेक्शन B से A की तरफ है, दैट सिंपली मींस B का जो पॉइंट B का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ज्यादा है BA से, A पॉइंट का पोटेंशियल से B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो रिजल्टेंट आपका B से A की तरफ जा रहा है ना। तो A पॉइंट का पोटेंशियल कम है, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ BA माइनस BB। तो BA माइनस BB क्या निकलेगा, डेफिनेटली निगेटिव पे निकलेगा, और निगेटिव में निकलेगा तो कितना है इसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे, EDL। तो ये तो यहाँ से हमने मिला था ना, E इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, वर्क डन, तो वही निकला। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई हम फील्ड को उल्टा करके डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। क्यों पोटेंशियल के बेस पे डिफाइन करना इंटेंसिटी को जरूरी हो गया, क्योंकि
हम नॉर्मली जब हम फील्ड में है तो हम चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। कहीं पे भी हम एक वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए हम लेबोरेटरी में हो या फिर कहीं पे फील्ड पे हो, हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से हम इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी को। E इज इक्वल टू माइनस dV/dl हो गया ना, यहां से निकला आपका dV/dl कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यही है फील्ड इंटेंसिटी। और नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि अगर हम फील्ड के तरफ, फील्ड के साथ अगर चले तो पोटेंशियल कम होता जाता है। और इसी चीज को dV/dl जो है, इसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कि डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, नथिंग एल्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट मतलब क्या है, डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो, बात एक ही। सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें और क्या एडिशनल चीज है। लेकिन इस चीज को रिपीट करना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको कम से कम 10 बार देखो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज में बहुत कंफ्यूजन्स आएंगे। आई होप कि क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोचते हो चीज को, बैठ के इमेजिन करो कि पहले क्या कंसीडर किए हो, कहाँ पे किए हो, एक चार्ज की वजह से फील्ड क्या आया, एक चार्ज की वजह से फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है दूसरे चार्ज के ऊपर। और अगर वो दूसरा चार्ज को हटा के यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तब जब फोर्स आ रहा है उसी को बोल रहे हो इंटेंसिटी। जब कोई और चार्ज नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या है। और फिर वहां पे अगर हम कोई पॉइंट पकड़ते हैं तो उस पॉइंट पे एनर्जी कितना है, उसी एनर्जी को बोल रहे हो पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल निकाल के उसका डिफरेंस ले रहे हैं, वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? बताओ। ऑल क्लियर? अमलान, अक्षय, पार्थो? Yes, sir, clear. तो इस चीज को आई कैन बेट कि आज तक उतना डिटेल्स में आपको ना तो किसी ने बताया होगा और ना ही आपने कभी सोचा होगा पोटेंशियल डिफरेंस को। आई कैन बेट। उस चीज को देखो, बढ़िया से पढ़ो। ये चीज अगर समझ गए ना, चार्ज सर और किसी ने नहीं potential- दिखाया। आज तक नहीं दिखाया होगा, हमको भी नहीं दिखाया था, हमको सालों लग गए यार, बूढ़े हो गए तब जाके ये सब चीजें यही- धीरे धीरे क्लियर होता रहा। ठीक है? सर यही चीजें मतलब गड़बड़ कर देती है सर एग्जाम में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। नहीं, एग्जैक्टली ये सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं, आप जब किताब पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिकल का, तो जब पढ़ते हो तब भी नहीं समझ पाते हो कि क्या बोल रहा है। तो हम लोग एग्जैक्टली किताब का दोष तो है नहीं, किताब में सारा बात तो एक एक पॉइंट करके लिख नहीं पाएगा ना। तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन हम उल्टा समझ लेते हैं चीजों को, हम इजीली ले लेते हैं। अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा, वो इमेजिनेशन ही नहीं आता है। समझ रहे हो? वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो एनीवेज, मेरे साथ रहोगे, हर एक चीज इसी तरीके से क्लियर करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, फिर टाइम नहीं लगता है, बढ़िया से हम लोग बाकी चीजें कर लेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, क्योंकि बाद में फिर से जब दूसरा लेक्चर ले रहे होंगे ना, और तब जाके अगर आप पूछोगे कि सर ये मोबिलिटी कहाँ से आया, ये चार्ज ऐसा क्यों है, वो तो समझ में नहीं आया, पोटेंशियल कहाँ से आ गया, ऐसा क्यों हुआ, तो दिक्कत है। पहले क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल स्टार्टिंग फेज पे सारी चीजें क्लियर कर लो कि बेसिक चीजें क्लियर हो गई, फोर्स क्लियर हो गया, वर्क डन क्लियर हो गया, पोटेंशियल क्लियर हो गया, एनर्जी कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। और उसके बाद हम दौड़ सकते हैं, वी आर रेडी। वार्म अप बढ़िया होना चाहिए, है ना। अच्छा मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाँ, इक्वल सर। टू dV/dl। हाँ, तो फील्ड मतलब dV/dl डिफरेंशिएशन ऑफ V बाय डिफरेंशिएशन ऑफ L। मतलब dV/dl का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट है, चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू योर डिस्टेंस, दैट इज या इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके।
और अगर उसी को इंटीग्रेट करते हो कि इंटेंसिटी इंटू डीएल इंटीग्रेट कर दिए तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। चलो प्रदीप आ गया। बाय सर। ओए, तुम बाय दे रहा है ना हाय दे रहा है? मैं तो बाय बोल रहा था, आपने बाय बोला तो मैं बाय बोल रहा था। अच्छा, तुम भी बाय बोल रहा है क्या साथ में? क्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउस द जोश? फुल। हाँ मम्मा। कहाँ है बाकी लोग? कहाँ है? सही आ रहे जगह होंगे कहाँ है? सर, आ रहे। अच्छा, वो तुम्हारा एक तो जूनियर था ना, वो नहीं आया? उसको पता है कि पता नहीं नहीं, है? मतलब उस दिन तो आया था शायद। तो हमने ग्रुप में लिया था कि नहीं लिया था वो भी तो हमको पता है। पापा मैंने उसको लिंक भेजा था। भेज दिया ना? मतलब सर मैंने उसको लिंक भेजा था। ना के ठीक बाद है। का जो फिल्टर है ना वो फिल्टर हमने बाहर निकाल के जो भी आया बस कुछ चीजें हमने लगा नहीं पाई है, इसीलिए क्लास के बाद आके लगा के देते हैं। ठीक है, आप जाओ। ठीक है बाय बाय, चलो जाओ। सर हाँ। ब्रेक भी आता ना। आज मेरा ऑफिस का दिन अच्छा नहीं गया, कुछ ऐसा पढ़ाओ जिससे मेरे को एकदम माइंड खुश हो जाए। क्यों, क्या हो गया ऑफिस में? मेरा ट्रांसमीटर, बारिश हुई, ट्रांसमीटर भीग गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में पानी चला गया, ट्रांसमीटर खराब। ट्रांसमीटर खराब हो गया? हाँ, अब मेरे पास कोई स्पेयर नहीं था तो मैंने उधर मतलब हमारा रोज माउंट का प्रेशर ट्रांसमीटर था विद इंडिकेशन। वीका का तो वाइका का आता है ना। ट्रांसमीटर जितना सारा है ना, उसको हमेशा एक ये क्या कहते हैं, उसको रैप करके रखना चाहिए प्लास्टिक से। हाँ, प्लास्टिक उधर मटेरियल होता है। ऊपर से वो टॉप फ्लोर पे था, स्टीम जनरेटर का प्रेशर का वो खराब हो गया। तो वाइका का वो जो बिना डिस्प्ले का आता है ना सर, जस्ट वो ट्रांसमीटर ही होता है, प्रेशर सेंसर और ट्रांसमीटर, इंडिकेटर नहीं होता। छोटा सा आता है 12,000 का, वो लगाया मैंने। पर ऑफिस से बहुत डांट पड़ी कि वो ट्रांसमीटर कॉस्ट 35,000 और बीइंग इंजीनियर यू हाउ कैन बी यू सच इररिस्पांसिबल। ये सब चीज़ों का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए, मॉनसून प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। नहीं, उसमें और एक चीज तुम बोल सकता था। और एक चीज होता है कि उसका ये देखो, प्रोटेक्शन देखो, IP 56, था। IP 55। हाँ सर, वो 56 था, उसका जो ओरिंग था, हाँ, पता है ना, दोनों के बीच में वो ओरिंग गायब था। ओरिंग है नहीं? नहीं, वो ओरिंग निकला हुआ था। तो अब क्या अब कर वो सकते? ओरिंग तो मैंने नहीं किया था ना, बट अभी है तो अब मेरा ही प्लांट था। पानी तो घुसना नहीं चाहिए ट्रांसमीटर के अंदर। वो और प्रोटेक्शन दिया रहता है, डस्ट प्रोटेक्शन होता है, मॉइस्चर प्रोटेक्शन होता है ना? नहीं घुसना चाहिए। एनीवे, चलो ठीक है। बाकी लोग क्या हो गया, नहीं आएगा?